नमस्कार साथियों, सूर्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वह सामान्य हिंदी, जिसका टॉपिक है संधि। संधि के भाग एक की क्लास होगी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण का भाग एक था, जिसमें हमने वर्णमाला डिस्कस किया था, जिसमें वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कैसे हैं। तो उसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है दोस्तों, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिससे आप लोग वर्णमाला पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ पार्ट जो वर्णमाला का था वो छूट गया था, आज हम उसे पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो वर्णमाला का कुछ पार्ट था दोस्तों, जिसमें से हमने स्वर और व्यंजन डिस्कस कर लिया था, जिसमें से बचा था हमारा अयोग वाक। तो अयोग वाक के बारे में आज देखेंगे कि अयोग वाक क्या होते हैं। दोस्तों, तो अयोग वाक देखते हैं क्या है। अयोग वाक हिंदी वर्णमाला के ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अपितु स्वर या व्यंजन दोनों हैं। अयोग वाक की स्थिति हिंदी वर्णमाला में स्वर के पश्चात और व्यंजन से पहले लिखा जाता है। दोस्तों, जो अयोग वाक है वो हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर के पहले और मतलब पश्चात, और जो व्यंजन है व्यंजन के पहले लिखा जाता है। इसलिए इसे अयोग वाक भी कहा जाता है। अयोग वाक के भेद देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा अयोग वाक है उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया अम, एक हो गया आहा। अम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अनुस्वार भी कहते हैं इसे, और जो आहा है उसे हम विसर्ग भी कहते हैं। अब अनुस्वार के बारे में पढ़ लें थोड़ी से कि अनुस्वार कैसे बना, क्या है। तो दोस्तों, अनुस्वार देखते हैं। जो अम है इसमें जो आ स्वर है और अ के ऊपर रखा हुआ बिंदु जो हमारा अम है, इसके ऊपर जो रखा हुआ बिंदु अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार जो है वो अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है, और जो अनुनासिक है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसे अनुस्वार स्वर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, विसर्ग जिसे हम आह कहते हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो आ है, आ के सामने रखे हुए दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं, और विसर्ग का उच्चारण ह निकलता है। जबकि यह व्यंजन है, यदि विसर्ग को हटाते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम सा पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों व्यंजन का तीसरा पार्ट, जिसे हम अयोग कहते हैं, अयोग वाक कहते थे, उसे डिस्कस किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि हिंदी में कुल कितने शब्द होते हैं या कुल कितने वर्ण होते हैं, तो उसमें बताया गया था दोस्तों कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? टोटल 49 है। तो 49, लेकिन क्या है कि टोटल 52 गिने जाते हैं, और 49 में कुछ जो हैं जिन्हें नहीं गिना जाता, क्योंकि पहले ही उसे काउंट कर लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और भी व्यंजन, जैसे हो गया दुगणित व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। दुगणित व्यंजन क्या होता है दोस्तों? दुगणित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक मसूड़े से टकराने के पश्चात झटके से नीचे गिरती है। ये व्यंजन वास्तविक में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ड़ा और ढा, इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से दोस्तों? तो ड़ा हो गया और ढा हो गया। ये उच्छिप्त व्यंजन या दुगणित व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है प्रकम्पित व्यंजन। प्रकम्पित व्यंजन क्या होता है दोस्तों? प्रकम्पित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का जो अग्रभाग है वो कंपन करता है, इसलिए इसे प्रकम्पित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे दोस्तों, हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जिह्वा है वो प्रकम्पित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकम्पित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कि रा का उच्चारण करते हैं रा, तो हमारा जिह्वा क्या करता है दोस्तों? जो जिह्वा का अग्रभाग है वो कंपन करता है, इसलिए इसे प्रकम्पित व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या कहलाता है कि
पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती है। जो वायु है वह जिह्वा के दोनों पार्श्व या बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत ल आता है। जैसे हम ल का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो जो हमारी जिह्वा के दोनों पार्श्व मतलब दोनों बगल से वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या है दोस्तों? आगत व्यंजन को नुक्ता व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? तो पहले देख लेते हैं नुक्ता या आगत व्यंजन क्या है। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, जिसे हम नुक्ता या आगत व्यंजन भी कहते हैं। ये दोस्तों उर्दू भाषा में प्रयुक्त किया जाते हैं। जो आगत व्यंजन है उसे किस भाषा में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो उर्दू भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक और भाषा है दोस्तों जिसमें आ इक्वल टू आ से लेकर ओ तक, जिसका उच्चारण क्या है दोस्तों? इसे हम अ पढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर में अ का मात्रा लगा रहता है, इसलिए डॉक्टर पढ़ते हैं दोस्तों। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और कुछ व्यंजन है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट, उन्हें देख लेते हैं। जैसे दोस्तों प्राण के आधार पर वायु वर्णों का वर्गीकरण, इसके आधार पर देखेंगे दोस्तों। प्राण के आधार पर दो होते हैं। इनके कौन कौन से हैं? तो एक हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। अब अल्प प्राण के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो अल्प प्राण है इसमें क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम कम हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहते हैं। और जो हमारा महाप्राण है, महाप्राण में क्या होता है दोस्तों? कि जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। जो अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों? जो का वर्ग है और गा वर्ग, का वर्ग, गा वर्ग और हो गया अंगा वर्ग, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। और जो अंतस्थ व्यंजन हो दोस्तों यारा लावा वाह, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जो का पूरा वर्ग है वो, और हो गया तीसरा वर्ग कौन सा हो गया? गा वाला हो गया पूरा तीसरा वर्ग, और पांचवा वर्ग हो गया अंगा वाला, जिसमें 5 वर्ग आते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब जो महाप्राण है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जो महाप्राण है दोस्तों उसमें दूसरा और चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग कौन सा है? खा खरगोश वाला जो है दोस्तों वो दूसरा हो गया, और चौथा कौन सा हो गया? घा घड़ी वाला, ये इसका वर्ग। और जो लास्ट के हैं दोस्तों सा हा, इसे हम किस महाप्राण में रखा गया है दोस्तों? तो महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। कौन सा? उष्ण व्यंजन को भी दूसरा और चौथा वर्ग के अंतर्गत आता है महाप्राण। अब देखते हैं दोस्तों स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें भी दो हैं, घोष और अघोष। इसमें क्या होता है दोस्तों? घोष को डिस्कस करेंगे दोस्तों हम। जो घोष और सघोष है उसमें क्या होता है? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम अघोष कहते हैं, और जिसमें कंपन हो दोस्तों उसे सघोष कहते हैं। सघोष का क्या मतलब परिभाषा है दोस्तों? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, इसमें क्या होता है? कंपन होता है। कौन कौन से वर्ग इसके अंतर्गत वर्ग आते हैं? तो चौथा और पांचवा और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। और जो लास्ट का हो गया यारा लावा हा, या रा ला और हा, इसे अंत्यस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सघोष के अंतर्गत आते हैं। घोष है सघोष के अंतर्गत।
दूसरा देखते हैं अघोष। अघोष में क्या होता है दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम अघोष कहते हैं। इसमें क्या है, पहला और दूसरा वर्ग, का वाला और खा वाला वर्ग, और लास्ट के हो गया सा सा सा, जो उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया सघोष के अंतर्गत। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। कंठ, पहले होता है कंठ। कंठ में हो गया का खा गा घा अंगा, और दोस्तों आ और बड़ा आ, आहा और हा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो कंठ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया हमारा तालु। तालु में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो हो गया चा छा जा और इया, और भी ये दोस्तों सा हो गया, या हो गया, और ई और बड़ी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो तालु के अंतर्गत आते हैं। अब मूर्धन के बारे में देख लेते हैं। मूर्धन में क्या क्या आते हैं, तो मूर्धन में दोस्तों टा ठा डा ढा अड़ा और रा और ऋषि, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो मूर्धन के अंतर्गत आते हैं। अब दंत डिस्कस करते हैं। दंत में क्या क्या है दोस्तों, ता हो गया, था और दा और धा और ना, और एक और दोस्तों सा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो दंत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ में क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। ओष्ठ में आता है पा फा बा भा मा और छोट ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। दंतोष्ठ में क्या आता है दोस्तों, सिर्फ दंतोष्ठ में वा वस आता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ भी कहते हैं। ये रहे दोस्तों कुछ वर्णमाला के व्यंजन, स्वर और अयोगवाग जो हमने डिस्कस किए, जो एग्ज़ाम से रिलेटिव है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब दोस्तों आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा संधि, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे।